डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अप्रैल 2019 में उनसे राबता किया गया और हुकूमत में आने की उस वक्त उनको ऑफ़र कराई गई। मैं इस बयान पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखें, ये तो अब माजी के किस्से बन गए और कभी खुलेंगे सामने। मैं ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इल्म में हैं, लेकिन ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मार्च 2019, इस प्रोग्राम में एक ज़िक्र हो चुका है, इससे पहले मैं कर चुका हूँ इस नशिस्त में, और मैं वो पुराने क्लिप्स ढूंढ के उसको चलाना नहीं चाह रहा। लेकिन ये जब हुकूमत आई थी पीटीआई की, तो उसके मेरा ख्याल है चंद रोज़ के बाद ही यहाँ पे एक तो ज़ाहिर है कि जो लोग आए थे बहुत सारे पीटीआई में, उनकी तरफ से, और फिर इत्तेहादियों की तरफ से बहुत सारे लोग जो इस वक्त नहीं है पीटीआई। मैं इसमें जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं कर रहा, और ना मैं इसमें अलीम खान साहब की बात कर रहा हूँ, उससे हट के, जो कि बाद में कहीं 9 मई तक अप्स एंड डाउन्स आते रहे, तो वो हर तरफ अपना मामला उन्होंने फिट रखा। लेकिन जो वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में, वो ये था कि हुकूमत बनी थी, इलेक्शन हुआ था जुलाई, तो अगस्त या सितंबर में यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पे इजलास हुआ था। अच्छा, वो पॉलिटिकल इजलास था, लेकिन उसमें जो मैसेज था वो था कि उस खबर को पहुंचा दिया जाए किसी तरह इमरान खान साहब तक। लेकिन उसके पीछे जो है वो पीटीआई की बहुत सारी शख्सियात भी थी, और उस इजलास में जो चौधरी शुजात साहब की रिहाइशगाह पे हुआ था, उसमें एमक्यूएम के नुमाइंदे भी थे, और ये हुआ था अगस्त या सितंबर 2018 में, यानी हुकूमत बनते ही। और उसमें पीटीआई के बहुत सारे लोग थे, उसमें एमक्यूएम की नुमाइंदगी थी, उसमें जीडीए की नुमाइंदगी थी, और यानी साहब के जो पीटीआई के इत्तेहादी जी, उनके इत्तेहादी थे करीब तरीन। और उसके साथ ही जो नहीं रिहाइशगाह पे आए थे, वो लोग थे जो पीटीआई के बड़ी शख्सियात थी, बड़ी शख्सियात, वज़रा। और उन्होंने, क्योंकि ख़बर निकलनी थी, और इस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस भी किया था, और ब्यूरोक्रेसी भी थी, और फॉरेन ऑफिस भी था, और तो एक पल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जनरेट हुई थी, और वो जनरेट हुई थी कि हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, काम नहीं कर सकते या कुछ मसाइल को हल किया जाए, ये तो बड़ा मसला है। और उसमें फिर दो बातें जनरेट, मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून से, खैर इस पे बाद में बात करूंगा कि कब राब्ता हुए और हमारी क्या इतला है, ये 2019 का मार्च है या उससे पहले है या क्या है। लेकिन वो जो यहाँ पे जो मैसेज आगे कन्वे, और ये पहुँच गया था उस वक्त वज़ीर आज़म तक, उसमें दो बातें थीं, और उन दो बातों को मुझे नहीं पता कि किस अंदाज में आगे तक पहुँचाई गई। लेकिन मैंने जो बात यहाँ पर खुल के कही कि यार ये दो जुमले आ रहे हैं और ये दो अल्फाज आ रहे हैं, और ये डिस्कशन में, उसमें दो अल्फाज थे, एक एरोगेंस और एक इनकॉम्पिटेंस। अच्छा, इसका अब इसके लिए फिर वो शुरू में आपने देखा होगा तेज़ी के साथ टीम्स चेंज हुई थी, एक काउंसिल बन गई थी बड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग थे मईशत के हवाले से, और ये वो अल्फाज हैं जो उस मीटिंग के नतीजे में फिर मैंने जाके इनके, ज़ाहिर है कि उनसे तो नहीं बात कर सकता मैं कि ये दोनों जुमले तो नहीं उनके सामने इस्तेमाल हो सकते, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ पकनी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि वो बड़ी सी एक माशी काउंसिल बना के दे दी गई थी, और फिर इसी तरह से बड़ी बड़ी बहुत सारी काउंसिल्स बन गई थी कि किसी तरह से काम चले। लेकिन इन द मीन टाइम फिर मेरा ख्याल है जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वो अपना बता रहे हैं ना कि उनसे रब्ता हुआ था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे हट के भी बहुत सारी बातें हो गई थी। और वो साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं, वो जिस गैर सियासी शख्सियत को, मैं यहाँ पे बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा, वो सबसे ज़्यादा करीब समझते थे अपने, ये कभी तारीख लिखी जाएगी तो अजब तारीख होगी, जिस शख्सियत को सबसे ज़्यादा अजीब समझते थे वही शख्सियत फाल थी उस वक्त, और जिसके लिए वो आखिर तक वो लड़ते रहे, वही शख्सियत फाल थी। और दोनों एंगल्स पे काम हो रहा था। एक तो ये हो रहा था कि यानी इसी सेटअप को किसी तरह से ठीक ठाक करके चलाया जाए, लेकिन एक पैरेलल जो है वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो गया था। ये फिर आप देखेंगे वो जब धरना हुआ, फिर उसके बाद वो गए, फिर उसमें
परवेज अलाई साहब अलग गए, जहांगीर तरीन साहब उनके बैठे, उनका जी हम तो ये याद है लोग सारे बैठने शुरू हो गए थे उनके, वो फिर वो उस वक्त ये सारा होना शुरू हो गया था। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि ये अंदाज़ा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को तो यकीनन उनको यकीनन पता था ये बात, मैं आपको उनको इल्म था सारा। ये आपके ख्याल से ये जो मैं बात यहाँ कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ पे नज़र रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें, ये मैं पब्लिक में कह रहा हूँ तो उनसे नहीं बात हुई होगी कभी समझ, लेकिन ये कि ऑफ द रिकॉर्ड बातों को यहाँ ज़्यादा डिस्कस करना मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब है। लेकिन ये कि वो उस वक्त फिर ये हुआ था कि फिर वो उन्होंने ये ज़्यादा फिर मामला हुए थे जो नैब के केसेस और ये जो बाकी एकदम से पकड़ धकड़ और ये सारा शुरू हो गया था। तो ये जो बनी थी ना, ये जो तैयबा गुल ने जिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो मेरा ऑफिस था, मैं वहाँ नहीं था, ये अलग बात है कि वो छोड़ चुका था उस अदारे को, लेकिन वो ऑफिस तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, लेकिन यहाँ पर इस वक्त उनको डिस्कस करना मेरे ख्याल मुनासिब है। तो वो जो है ना वो उस वक्त ये था कि किसी तरह से इसको ठीक कर दिया जाए, इसी को सेटअप को, या ये कि एक पैरेलल खड़ा कर दिया जाए। तो वो ठीक करना जो था ना वो उसमें फिर ये ग्रेजुअली एक बड़ी काउंसिल, फिर काउंसिल भी टूट गई, उसमें लोगों ने कहा हम नहीं बैठ सकते। और फिर ज़ाहिर है ईगोज़ का मसला था कि भाई वो मतलब कि वो कहते थे हम बताते हैं तो मुझे नहीं पता है, तो ये वाला फैक्टर आ गया था। तो वो गड़बड़ चलती रही, वो कभी वो स्टेबल नहीं हुआ वो कभी भी। अब देखें ना, अब चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो अब इसमें क्या, ये तो फिर यानी उनको भी नहीं मौका मिला, मुल्क का भी नुकसान। मेरा उस वक्त जो ज़ाती वो था वो यही था कि टीम में आसपास जो है अगर अच्छे लोग आ जाएं तो वो लोग जो हैं वो शायद इसको चला लें, इस सेटअप को। अब देखें ना, ये जैसे ये है मुस्लिम लीग नून है, तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तो बिल्कुल ही आपको ऐसे ही लोग नजर आएंगे, लेकिन एक डूअर्स है ना, हर पार्टी में है। पीपल्स पार्टी में आप देखें ना, रब्बानी खार, शेरी रहमान, बिलावल साहब बड़े बिलावल एक्टिव रहे। नहीं, आप उनकी सियासत को साइड पे कर दें ना, सियासत को आप साइड पे करें, आप परफॉर्मेंस एज अ यानी एज अ अपना, हाँ जो जिम्मेदारी उसकी परफॉर्मेंस देखें ना, आप छोड़ दें वो पार्टी को पसंद हो ना पसंद को छोड़ दें, लेकिन परफॉर्मेंस है ना, वज़ीर ख़ारिजा की परफॉर्मेंस है ना, मतलब एक आपने एटलीस्ट कम से कम एक खुला तो है ना सिलसिला। अच्छा, वहाँ शाह महमूद ठीक थे, शाह महमूद ठीक थे, लेकिन वो अपनी जगह फिट थे बिल्कुल, लेकिन वो उनका दिल वहाँ नहीं था, उनका दिल पंजाब में था। वो आना नहीं चाहते थे क्योंकि वो पहले वज़ीर ख़ारिजा तो रह चुके थे पीपल्स पार्टी के दौर में, उनका था कि मैं पंजाब में वज़ीर, वो ने कहा नहीं तुम इधर आओ उधर बता। तो वो फिर जो है ना, वो फिर शाह महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, फिर आपस के मसले, फिर वो टक्कर फिर आज़म खान कूद गए। फिर वो असल में होता ये है कि वो, मैंने आपसे कहा ना कि मतलब है कि ये जो मामला आज़म खान या प्रिंसिपल सेक्रेटरी तब हाथ में लेते हैं जब आप खुद बिल्कुल आप कहें ना कि नहीं डिसीजन मेरा होगा और आज़म खान आपने ऐसे करना है। मतलब सलमान फारूकी साहब जो हैं वो, मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यकीनन उनसे मुशावरत करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान फारूकी साहब ही उनको बता रहे हैं कि जी ऐसे ही करना है आपने सारा कुछ, या फवाद नवाज़ा बता रहे हैं कि जी आपने मियाँ साहब ऐसे ही करना है सारा कुछ। उनकी एक पावर होती है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो हावी आ जाएंगे जी इसको ये निकाल दें, इसको ऐसे कर दें। तो पार्टी, पूरी पार्टी का जो ढांचा था वो भी आज़म खान बना रहे थे, तो ये तो बहुत ही अजीब सा मामला हो गया था। तो बहरहाल, और उसमें सादगी कह लें या जो भी कहें, ठीक है ना, या उसमें मतलब है कि वो बस एक अजीब सा होता है ना, लोग घेर लेते हैं। अब ये जो सारे लोग अलग हुए, ये जो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी है, ये बाकी पार्टी है, तो आपका क्या ख्याल है कि आज से 4 महीने पहले अगर बताया जाता उनको कि ये सारे लोग आपके साथ नहीं है, तो वो मानते इस बात को? उन्होंने मानना था, नहीं मानना था, या उनको अभी बताया जाए कि अभी भी कौन से लोग हैं, बस तो सुनेंगे। तो ये बड़ा मसला हो जाता है, ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि वो। तो डॉक्टर साहब, क्या इनको अकाउंटेबिलिटी से इस्तिस्ना मिल चुका है इन शख्सियात को जो उस वक्त उस सिस्टम का हिस्सा थे? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें होता ये है हमेशा पार्टियों में धड़ेबंदी हो जाती है, ग्रुप्स हमेशा होते हैं। पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में, साहिबा के वक्त में भी था। कभी जरदारी साहब और नाहिद खान साहिबा एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये बिल्कुल यानी सब जानते हैं इस बात को। लेकिन यह है कि बेनज़ीर भुट्टो साहब के दरमियान में फिर एक होता है ना, ग्लू का एक रोल प्ले होता था। इसी तरह से कभी चौधरी निसार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की नहीं बनती थी आपस में, लेकिन लीडरशिप का काम ये है कि यार ये जो है ना, इसको इनको सबको मिला जुला के। अब इशू ये है कि वो चूंकि यहाँ पर ये हुआ,
तो इतना हावी आ गए, वो एक ग्रुप पे पूरा साइड पे होता गया। जो रखा उन्होंने कहा हम डायरेक्ट अपना बनाते हैं सिलसिला, भाई क्या करना है क्या नहीं करना। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो डायरेक्ट हुए थे सारे। प्राइम मिनिस्टर कम डायरेक्ट थे, उनके वज़रा ज़्यादा डायरेक्ट थे। बहरहाल तो ये तो अब आखिरी हफ्ता है 7 दिन है इस सेटअप के, इस हुकूमत के। और दीदा दिल फरशेरा चाइना के जो है वो नए वज़ीर आज़म आए, और नए वज़ीर आज़म आए बतौर कल भी मैंने बात की थी, बतौर नए वज़ीर आज़म भी और बतौर खुसूसी नुमाइंदा, यानी एक उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रीमियर शी जिनपिंग। और ये वो मंसूबे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म आगे पाकिस्तान ने कैसे जाना है, अगले 20 साल 30 साल 40 साल इंशाल्लाह, जब भी लंबे। और इसको तेज़ी से इसलिए हो रहे हैं कि हमने आगे दौड़ लगानी है। ये मैं बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं जो खुद समझ रहा हूँ चीज़ों को, ये खुद समझता हूँ। इसलिए कि कई महाजों पे हम पीछे रह गए हैं, और उसमें हम यानी 24 घंटों में से हम कोई 36 घंटे काम करेंगे ना दिन के, तो फिर हम जाके कहीं उस खोए हुए वक्त को पकड़ पाएंगे जो हमने खो दिया। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वजह यह है कि खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और वो इतना तेज हो रहा है कि आप पीछे रह गए हैं उसमें बहुत, और अंदरूनी चिक चिक बक इसमें भी बचे रह गए। जो ये फरोई मामला है ना, आपस में वो नाराज हो गया, भाई मेरे सेहत पे क्या असर पड़ता है आम आदमी की, उसको तो बिजली का इशू है, ये जो बच्ची है ये जो तशद्दुद, क्या बदकिस्मती आप देखें जरा। अच्छा, अब उसके बाद उसको जहर भी दे दिया, वो हॉस्पिटल वो बाद में दिया है शायद उसको ताकि वो बयान ना रिकॉर्ड करा सके, उसको हॉस्पिटल में किसी ने सिरिंज विरिंज में उसको पॉइजन कर दिया है ताकि वो। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला अपना रहम करे, बच्ची को खैरियत से रखे।